Hello student, this is Richa Sharma. Welcome back to ADO Grown with another video of class 10th History Nationalism in India Part 2. ओके इसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट 1 बताया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे आपके चैप्टर के फर्स्ट 2 यूनिट को, जो थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वन इज डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन दी मूवमेंट्स. ओके, और उसके जो सब टॉपिक्स थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. अब इस वाले चैप्टर के अंदर में आपके रिमेनिंग 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, 2 यूनिट्स बचे हुए हैं, उनको डिस्कस करूंगी. दैट इज टूवर्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, collective belonging. Okay, now so let's begin the chapter. Topics to be covered in this videos are towards CDM, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो होगा, हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में. इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो स्वराज पार्टी थी वो कैसे फॉर्म हुई. फिर हमारे जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसके बारे में, देन साइमन कमीशन के बारे में, फिर लाहौर सेशन जो हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट एंड दांडी मार्च. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था वो डिफरेंट था किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से. फिर हम उसके बाद देखेंगे कि गांधी जी ने क्यों स्टॉप कर दिया था मूवमेंट को, या फिर हम बोल सकते हैं क्यों उसको कॉल बैक कर लिया था. देन गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट थे उनने इस मूवमेंट को कैसे देखा था. ठीक है, और फिर ये जो मूवमेंट था आपका सीडीएम, उसकी क्या लिमिटेशन थी, और जो आपका लास्ट टॉपिक होगा इस वाले चैप्टर का वो होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. ओके, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टूवर्ड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. ओके, जैसे कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि हमारा पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन वो वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन मेनी प्लेसेस. ओके, जैसे ही वो वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो गांधी जी क्या कर लेते हैं, उस मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं. ठीक है, और जो मेन सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है वो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके बारे में जब गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी ये जो मूवमेंट चल रहा होता है उसको विड्रॉल कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद गांधी जी सोचते हैं कि आपको अगर कोई भी मास स्ट्रगल करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपको पीपल जो है, ठीक है, या सत्याग्रही जो है, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि स्वराज की मतलब प्योर डेफिनेशन क्या है, ट्रू डेफिनेशन क्या है. ओके, देन उसके बाद उनने क्या किया, उनने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया. एंड देन उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब ये मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे आपके किसके बीच में, कांग्रेस पार्टी के बीच में. ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के एक यंगर लीडर थे, एक ओल्डर लीडर थे. तो उसमें क्या हो रहा था, जो यंगर लीडर थे वो ये चाहते थे, वो उनका सोचना ये था कि जो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है, उनकी जो डिमांड थी वो फुल इंडिपेंडेंस की थी, और उनका सोचना ये था कि वो सिर्फ एक ही कारण मिल सकती है, हमारे मास स्ट्रगल से. ठीक है, तो उसके अंदर आपके कौन कौन से लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इन फेवर ऑफ मास स्ट्रगल डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस थे उनका क्या कहना था, उनका मानना ये था कि मास स्ट्रगल से ही हमें क्या मिल सकता है, फुल इंडिपेंडेंस मिल सकती है. ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें हमारे ओल्डर लीडर की, तो उसमें से जो कुछ लीडर्स थे, सम लीडर्स इन कांग्रेस वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल. ठीक है, कुछ लीडर्स जो थे आपके वो क्या हो गए थे, वो मास स्ट्रगल से थक चुके थे, और वो चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर, जिसके कारण जो भी ब्रिटिश की पॉलिसी है वो उसको क्या कर सके, अपोज कर सके, और देन उसके बाद वो आर्ग्यू कर सके किसके लिए, रिफॉर्म के लिए. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा एक्ट आया था उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, पॉलिसीज लेके आई थी ब्रिटिश, जो कि क्या था, वो इतनी अच्छी नहीं थी हम इंडियंस के लिए. तो ये जो आपके लीडर्स थे, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इनका मानना ये था कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के अंदर तो हम उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अंदर जो भी कमियां होंगी वो हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को बता सकते हैं, और उनके लिए रिफॉर्म के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझ में है. और जो स्वराज पार्टी थी वो किसने फॉर्म की थी, आपके सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने. ठीक है, तो इससे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तरह से देखा जाए,
सबसे पहले तो आपका जैसे कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मैप वॉक पूछा जाता है। साथ के साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्वराज पार्टी थी उसको किसने फॉर्म किया था। ओके, ये आपके 1 वर्ड्स में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ना। अब ये तो हुआ, ये तो चल ही रहा था कॉन्फ्लिक्ट हमारी कांग्रेस पार्टी के बीच में। तभी के तभी 2 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हुए जिसके कारण जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का जो शेप था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरह से चेंज हो गया। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, देखते हैं वो 2 कौन से फैक्टर्स थे। फर्स्ट था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकंड वन इज साइमन कमीशन। 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा फैक्टर वो है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपके फर्स्ट टॉपिक में बताया था, फर्स्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर के बारे में। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसी टाइम पे हमें पता था कि एकदम से जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश ने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था एंड देन उसने क्या कर दिया था, उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसका जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जा रहा था। देन उसको फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया था, हम इंडियंस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ टैक्सेस तो इंक्रीज किए ही थे, साथ के साथ में हमने उस टाइम पे ये भी देखा था कि क्रॉप फेलियर भी हो गया था। ठीक है, जिसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा था। ठीक है, क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर प्राइस बिगिन टू फॉल, जो कि हमारा क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए थे। कब की बात है, 1926 से लेके 30 तक की बात है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की वो भी डिक्रीज हो गई थी और एक्सपोर्ट जो था वो हमारा क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक तो एग्रीकल्चर की क्या हुआ, आपके प्राइस जो थे वो आपके डिक्रीज हो गए। अब प्राइस डिक्रीज हुए हैं तो जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड की वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसके कारण एक्सपोर्ट भी जो था वो भी आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट फॉर पीजेंट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे रेवेन्यू। और जो पीजेंट थे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, जो उनकी क्रॉप्स थे या हम बोल सकते हैं उनकी फसलें थी उसको सेल करना और जो गवर्नमेंट थी उनको रेवेन्यू पे करना। क्योंकि आपने देखा था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज कर दिए थे। ठीक है, ये तो हमारा वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमिक डिप्रेशन की फैक्टर था। इसके बाद जो हमारा सेकंड था वो था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था, एक तरह से कि जैसे कि हम बात करें साइमन की। ठीक है, तो साइमन एक मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स का नाम था। साथ के साथ में कमीशन का मतलब ये होता है आपका कि एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है जिसको बोला जाता है कि आप क्या करके आओ, आप है ना जो भी पॉलिटिकल आपके फंक्शंस है उसके बारे में, जो भी आपके पॉलिटिकल फंक्शन है उसके बारे में आप क्या करके आओ, उसके फंक्शंस को देखो और अगर कुछ सजेशन की नीड हो तो वो आप दो। ठीक है, तो कमीशन का काम क्या होता है, उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर वर्क करना है, देखना है और अगर किसी भी सजेशन की या चेंजेस की नीड हो तो वो आप हमें सजेस्ट करिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या था कि जो ब्रिटिश थी उसने एक स्टैट्यूटरी बॉडी को या हम बोल सकते हैं कमीशन को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसके हेड जो थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ही आपका ये कमीशन का नाम रखा गया था। ठीक है, सर जॉन साइमन इन 1927। ठीक है, जो ये कमीशन फॉर्म हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कब किया गया था, 1927 के अंदर। ठीक है, The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था कि उन्हें ये बोला गया था कि आप जो भी फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का उसको देखिए। ठीक है, देखने के बाद जो भी अगर लगता है कि कोई चेंजेस की नीड है तो आप उसको सजेस्ट कीजिए। ठीक है, ये उनका काम था। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। ठीक है, ये इंडिया के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को करा गया था, सॉरी कमीशन को करा गया था एंड देन उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, सारे के सारे कौन थे, इंग्लिशमैन थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स थे। ऑब्वियसली बात है कि आप हमारे लिए इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए आप इंडियंस के लोगों को तो रखिए कि वो भी तो बता पाए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जब ये हुआ तो जिसके कारण साइमन कमीशन हमारे इंडिया पहुंचा 1928 में, तो उसका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। ठीक है, कैसे स्वागत किया गया, स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन गो बैक। ठीक है, तो उनका इसके साथ वेलकम किया गया एंड देन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उसके अंदर आपकी सारी पार्टीज जो थी उनने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट। ओके, नाउ फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी
तो जो ब्रिटिश था तो उन्हें समझ में आने लगा था कि जो इंडिया है वो अब हमारे हाथ से क्या हो रहा है, जा रहा है, वहां की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, ठीक है। तो उनने क्या किया, उनने इन अक्टूबर 1929 में एक लॉर्ड इरविन करके ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उनने डोमिनेशन स्टेट का हमें ऑफर प्रोवाइड किया, ठीक है। जो ये ऑफर था एक तरह से अनरियल ऑफर था। अनरियल ऑफर क्यों था, क्योंकि उनने ये नहीं बताया था कि आपको कब डोमिनेशन स्टेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बस उनने बोल दिया था, बस उनने बोल दिया था कि डोमिनेशन स्टेट क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड क्या बोला गया था साथ के साथ में उनने एक चीज और बोली थी, अरेंज आर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके साथ साथ उनने क्या करा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी अरेंज किया था, किसके लिए, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। बट जो हमारी कांग्रेस लीडर्स थे उनने क्या किया, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, और उन्होंने जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया था, ठीक है। उनने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन उसके बाद क्या हुआ आपका, इन दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन को रखा गया, जिसको किसने हेड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। और उसका जो मेन एम था या मेन गोल थी वो क्या थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड, ठीक है। उस सेशन में वो जो लाहौर कांग्रेस सेशन था उसके अंदर उनने किसकी डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, जो किसके अंडर में था, वो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में था, ठीक है। नाउ इन 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, एंड देन उन्होंने जो 26 जनवरी था उसको कैसे सेलिब्रेट किया, उसको एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। बट जो पीपल्स थे उन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। पीपल्स, जो भी सारे पीपल्स थे उसने इनको सपोर्ट नहीं किया था। जब पीपल्स ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, गांधी जी ने जब इस चीज को देखा तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हमें कोई भी ऐसा, मतलब हमें है ना कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट इशू लेना चाहिए हमारे लाइफ का, मतलब कि एक बिल्कुल मतलब इम्पॉर्टेंट या बोले या बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट इशू लेना चाहिए हमारी एवरीडे लाइफ का, जिसके कारण हम क्या कर सके, हम सबको एक साथ कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसी बेसिस पे आपका क्या हुआ था, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जो कि हुआ था 6 अप्रैल 1930 के अंदर, ठीक है। आपसे ये 1 मार्क्स में एज वेल एज आपसे ये मैथ वर्क में भी पूछा जाता है सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च के बारे में, ओके। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो गांधी जी थे उनने सॉल्ट को ही क्यों हमारा सिंबल चूज किया था, ठीक है। तो सॉल्ट को क्यों सिंबल चूज किया था, गांधी जी थॉट दैट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे कि हमने देखा था कि जब उनने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था उसके बाद भी जो पीपल्स थे उनने उनको सपोर्ट नहीं किया था, तो गांधी जी को रियलाइज हुआ था कि अब उन्हें जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्क्रीट इशू बनाना पड़ेगा एवरीडे लाइफ का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट या एक ठोस इशू बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्क्रीट का आपका मीनिंग होता है ठोस, इशू बनाना पड़ेगा एवरीडे लाइफ का। इसलिए उन्हें लगा कि जो सॉल्ट है वो पावरफुल सिंबल है पूरी नेशन को क्या करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट एक ऐसी चीज है कि जिसको भले वो पुअर हो या रिच हो सब कंज्यूम करते हैं, एक तरह से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम माना जाता है हमारे फूड का, ठीक है। तो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर लाइक, एंड इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने सॉल्ट को कैसे एज अ सिंबल चूज किया। नाउ अब हम ये देखेंगे जो सीडीएम था हमारा वो कैसे स्टार्ट हुआ, जो सॉल्ट मार्च एंड सीडीएम था हमारा वो हमारा कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है। दोनों चीजें देखेंगे, क्यों एंड कैसे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन विद 11 डिमांड्स। इनने क्या किया, गांधी जी ने लेटर लिखा किसको, लॉर्ड इरविन को, ठीक है, जिसके अंदर उनने डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स रखा, ठीक है। जो भी डिफरेंट ग्रुप्स थे उनकी सबकी डिमांड्स इसके अंदर शामिल की, ठीक है। क्यों किया उनने ऐसा, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सबने स्वराज का मीनिंग डिफरेंट ले लिया था और सबको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो गांधी जी ने सोचा हम सबकी प्रॉब्लम्स को इसके अंदर रख देंगे तो जो पूरा नेशन है वो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये उनकी मेन सोच थी इसके लिए। तो उनने 11 डिमांड्स रखी थी जिसके अंदर उनने सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे उन सबको क्या किया था,
सारे डिफरेंट ग्रुप्स को रखा था इसके अंदर, ठीक है। तो आइडिया टू मेक डिमांड वाइड रेंजिंग सो ऑल क्लास विद इन इंडियन सोसाइटी सो एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर ना यूनाइटेड कैंपेन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया उनका रीजन ही इसके पीछे ये था, जो डिमांड थी उसको वाइड रेंजिंग रखने का, कि जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी की क्लासेस है सारी क्लासेस को वो क्या कर सके, कवर कर सके, एंड जिसके कारण हमारा एक यूनाइट कैंपेन हो सके, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी मेन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो क्या थी, अबॉलिश दी सॉल्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि जो सॉल्ट था वो उस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक मोनोपोली करके रखी थी, एंड उसके ऊपर वो क्या करती थी, हम लोगों से टैक्स लेती थी, ठीक है। इसलिए उनने सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी इसके अंदर वो थी अबॉलिश दी सॉल्ट टैक्स, ठीक है। एंड देन इस लेटर के अंदर उनने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम भी दे दिया था, ठीक है। उन्होंने बता दिया था कि अगर आप इस डेट तक, जो डेट थी 11 मार्च, अगर आपने 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो जो कांग्रेस है वो क्या कर देगी, वो लॉन्च कर देगी CDM, ठीक है। मतलब कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को क्या कर देगी, वो लॉन्च कर देगी, ठीक है। अब ये तो उनने उनसे बोल दिया था, बट जो इरविन थे उनको क्या लगा कि गांधी जी तो बस बोल रहे हैं बट ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसलिए इरविन जो थे उनने बहुत ज्यादा भाव खाया, एंड उनने क्या किया, अनविलिंग टू नेगोशिएट, उनने नेगोशिएट करने की कुछ सोची ही नहीं, ठीक है। जिसके कारण जो गांधी जी थे उनने सॉल्ट मार्च को क्या कर दिया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी, किसके साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ, ठीक है। तो सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 वॉलंटियर्स, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, वो जो उनकी सॉल्ट मार्च यात्रा, जो सॉल्ट मार्च थी, सॉरी दांडी यात्रा थी, उनने क्या करा, उसको स्टार्ट किया 78 वॉलंटियर्स के साथ, और उनने स्टार्ट किया वॉक करना जो कि 24 डेज तक चला, जिसके अंदर उन्हें 240 माइल्स या फिर हम बोल सकते हैं 390 किलोमीटर तक क्या किया, डिस्टेंस को कवर किया। कहां से लेके कहां तक था वो डिस्टेंस, साबरमती टू दांडी, ओके। एंड ऑन 6 अप्रैल 1930 दे रीच द कोस्टल एरिया ऑफ दांडी, गुजरात, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि जो गांधी जी का आश्रम था वो साबरमती में था, तो साबरमती से उन्होंने स्टार्ट किया था कहां तक, दांडी। जो दांडी था एक कोस्टल एरिया था, कहां का, गुजरात का, ठीक है। वहां जाके जैसे ही वो 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, उनने क्या करा, वहां जाके जो उनका लॉ था उसको वायलेट कर दिया, तोड़ दिया, और उनने वहां जाके क्या करा, मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट का। कैसे किया, जो सी वाटर होता है उसको बॉइल करके, ठीक है ना। और इसी के थ्रू आपकी क्या हो जाती है, मेन CDM की बिगनिंग होती है। कैसे होती है इसके अंदर CDM की बिगनिंग, क्योंकि जैसे ही गांधी जी यहाँ वायलेट करते हैं लॉ को, तो इनके जो फॉलोअर्स रहते हैं या बाकी के कंट्री के हमारे पीपल्स रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, वो भी इन्हें फॉलो करते हुए क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं लॉ को, ठीक है। जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, हाउ CDM डिफरेंट फ्रॉम NCM, ठीक है, कि कैसे आपका जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था वो डिफरेंट था हमारा किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या था, रिफ्यूज टू कॉपरेट विद ब्रिटिश, ठीक है, कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने उनकी जो बुक थी हिंद स्वराज, उसके अंदर बताया था कि अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, तो जो उनका रूल है वो 1 ईयर के अंदर क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो NCM के अंदर हमने क्या देखा था कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है, ओके। और जो CDM था उसके अंदर हमारे क्या था कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है, साथ के साथ जो कॉलोनियल रूल है उसको भी हमें क्या करना है, ब्रेक करना है या फिर वायलेट करना है, ठीक है। आया समझ में आपको, NCM में सिर्फ आपको कॉपरेट नहीं करना था, यहाँ कॉपरेट ना करने के साथ साथ कॉलोनियल रूल को ब्रेक भी करना है, ओके। ये मेन आपका डिफरेंस था दोनों के अंदर। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि CDM में और क्या क्या हुआ। थाउजेंड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही गांधी जी ने लॉ को तोड़ा, ब्रेक किया, वैसे ही हमारे जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन क्लॉथ वॉज बायकॉटेड एंड पिकेटेड, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ के जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बायकॉट कर दिया गया और साथ के साथ में पिकेट कर दिया गया। पिकेट का मीनिंग ये होता है आपका कि धरना देना, लाइक, ठीक है। एंड पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी
टैक्स, जो पीजेंट है जिनको क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था और साथ के साथ में चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था, उनने उसको भी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। एंड देन हमने ये देखा था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कि जो आपके फॉरेस्ट एरिया था उसको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो बहुत सारी जगह पे जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइब्स के लोग थे, ट्राइबल लोग थे, उनने क्या किया था, उनने भी अब ये जो लॉ था कि उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगाई थी फॉरेस्ट में एंट्री करने से, या उन्हें बैन कर दिया था एंट्री करने से, अब उनने इसको क्या कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। एंड उनने क्या करा, फॉरेस्ट के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया और साथ के साथ में जो उनकी कैटल्स थी उनको ग्रेस करने की परमिशन दे दी और वहां से वो फूड एंड वुड भी कलेक्ट करके लाने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ आपका ना। इसके बाद ये सारी चीजें हुई आपकी। अब ये सब होने के बाद, इतना सब कुछ चल रहा था, अच्छे से हमारा मूवमेंट जा रहा था, एंड देन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गांधी जी को विड्रॉल करना पड़ा हमारे मूवमेंट को। ठीक है, कोल्ड ऑफ करना पड़ा हमारे मूवमेंट को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीडीएम। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि जब इतना सब कुछ चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या आ गई, टेंशन में आ गई थी। ठीक है, क्या टेंशन में आ गई थी, तो उसको लग रहा था कि यार अब तो वो चिंता में आ गई कि अब सीडीएम जो है वो इतना ज्यादा डेवलप कैसे हो रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा लोगों के अंदर जो हमारी बोलना चाहिए नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा, उनको लगा कि अब तो भैया ये खतरे की घंटी है उनके लिए, तो उनने क्या किया, उनने अब धीरे धीरे करके जो कांग्रेस लीडर थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दे बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। ठीक है, जिसके कारण अब जो कांग्रेस लीडर अरेस्ट होते जा रहे थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो गुस्से में आते जा रहे थे और उनका क्या हो रहा था, वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। किसके साथ, आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या पुलिस के साथ। ठीक है, जिसमें कि जो मेन लीडर थे एक तरह से अब्दुल गफर खान, जिसको कि हम फ्रंटियर गांधी बोलते थे, वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग पुलिस फायरिंग एंड मेनी वर किल्ड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी थी, टेंशन में आ गई थी और वन बाय वन वो क्या करने लगी थी, लीडर्स को अरेस्ट करने लगी थी, जिसके कारण बहुत सी जगह हमारे क्या हो रहे थे, वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। ठीक है, अब जो आपके अब्दुल गफर खान है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। कब, अप्रैल 1930 के अंदर, जिसके कारण जो उनके फॉलोवर्स थे, जो एंग्री क्राउड था, उनने क्या करा, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। किस पे, स्ट्रीट ऑफ पेशावर। ठीक है, जो पेशावर है वो अभी आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है। पहले पेशावर हमारा इंडिया के अंदर ही आता था। ठीक है, जिसके कारण पुलिस फायरिंग हुई और बहुत सारे जने क्या हुए, मारे गए। गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, देन वर्कर वर अटैक्ड द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये गफर खान जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट करा गया, जिसके कारण जो वर्कर थे या जो उनके सपोर्टर्स थे, उनने क्या किया, उनने जो ब्रिटिश रूल सिंबल था उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो कौन कौन से सिंबल हो सकते थे, वो पुलिस पोस्ट हो सकता था, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, जो भी गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो वर्कर्स थे उन लोगों ने क्या कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। ठीक है, पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। ठीक है, जो पीसफुली सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया, वुमेन एंड चिल्ड्रंस को भी मारना स्टार्ट कर दिया गया और कम से कम 1 लाख के करीब पीपल को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, जब ये सारी चीजें गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी को बहुत दुख हुआ एंड उनको लगा कि हमारा इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, जिसके कारण उनको क्या लगा, उनने वंस अगेन फिर से गांधी जी ने डिसाइड करा विड्रॉल करने का, क्या, इस मूवमेंट को। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्या होता है, कोई भी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी पीसफुली मूवमेंट जैसे ही वो कन्वर्ट होने लगता है वायलेंट में, वैसे ही गांधी जी उस मूवमेंट को क्या कर लेते थे, विड्रॉल कर लेते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। ठीक है, अब हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट क्या था। ठीक है, जो अब इससे आपकी डेट पूछी जा सकती है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। ठीक है, अब क्या हुआ था इस टाइम पे, जैसे कि हमने देखा था ये जब मूवमेंट चल रहा था हमारा इस टाइम पे, कि ये जो लीडर्स थे उन सबको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। ठीक है, जैसे ही अरेस्ट किया गया था तो जो गांधी जी थे, गांधी जी को जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनने क्या दिया था, उनने एक
ऑफर दिया था गांधी जी को कि बोला गया था कि आप क्या करो, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको आप अटेंड करो, लंदन में आके आप अटेंड करो एंड देन हम क्या करेंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप इसको अटेंड करने आओगे तो आपके जो लीडर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो एज पर दी पैक्ट गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जिसके कारण जो गांधी जी थे वो एग्री हो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए किसके अंदर, सेकंड राउंड टेबल के अंदर, जो कि लंदन में था, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था जो फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था तो उसने कांग्रेस ने क्या कर दिया था, वहां उसका बायकॉट कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ वो एग्री हो गए थे। क्यों एग्री हो गए थे? क्योंकि वो चाहते थे जो भी क्या बोलते हैं लीडर्स को हमारे जेल में डाला गया था उसको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो डिमांड ऑफ गांधी जी वॉज टू रिलीज पॉलिटिकल लीडर, सो ही ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अब वो चले तो गए, जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश का तो सिर्फ झूठे ही प्रोमिसेस करती है वो, ठीक है, अनरियल प्रोमिसेस करती है। उसने वहां प्रॉमिस तो कर दिया था एंड देन जैसे ही वो गांधी जी वापस आए तो वो डिसअपॉइंट थे। क्यों डिसअपॉइंट थे? क्योंकि कोई बात मानी ही नहीं गई उनकी। जैसे ही उनने इंडिया में देखा तो उनको देखने को मिला जो गफर खान और जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको भी जेल के अंदर वापस डाल दिया गया, एज वेल एज जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं जो मूवमेंट थे उसको क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से मूवमेंट थे? मैनी, एक तो सबसे पहले कांग्रेस जो पार्टी थी उसको इलीगल कर दिया, ठीक है। उसके जो बड़े बड़े नेता थे गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको क्या कर दिया, जेल के अंदर डाल दिया। एंड इसके बाद जो भी क्योंकि जो गांधी जी था उनका काम ही क्या था, वो क्या करते थे, वो मीटिंग्स करते थे, ठीक है, साथ के साथ में पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। तो जो मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन होते थे उस पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, और उनको भी बायकॉट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी, जब ये सारी चीजें हुई, जब गांधी जी को लगा कि सारी चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं, तो गांधी जी ने फिर से सीडीएम को रीलॉन्च करने का सोचा। बट इस टाइम पे जो सीडीएम हुआ था, जो सेकेंड टाइम सीडीएम लॉन्च हुआ था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उसने अपना मोमेंटम एक साल के अंदर ही खो दिया था, ठीक है। सीडीएम आपका 1934 के अंदर स्टार्ट हुआ था और वो एक साल तक भी नहीं चला था। अब हम उसके पीछे के रीजन देखेंगे कि वो क्या रीजन थे जिसके कारण जो मूवमेंट था लॉस्ट इस मोमेंटम विद इन ईयर, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसने अपना मोमेंटम खो दिया था एक साल के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं हाउ, इसके अंदर जो मेन रोल है वो इसका है कि जो पार्टिसिपेंट ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर। तो उनने जब हम एनसी में जब पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे, जब उनने स्वराज का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग लिया था, ठीक है, सबने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग स्वराज का लिया था। एंड देन उसके बाद एकदम से जो भी उनकी डिमांड्स थी, जो उन्हें लगता था कि हम अगर मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें ये हेल्प मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो यहाँ ट्रस्ट था वो इन सबका ट्रस्ट टूट गया था कांग्रेस के ऊपर से, इसलिए उन्होंने दोबारा क्या नहीं किया, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट समरी थी, मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट जो थे आपके पुअर पीजेंट, ठीक है। अगर हम पुअर पीजेंट की बात करें तो स्मॉल फार्मर कल्टीवेट एज लैंडलॉर्ड लैंड as economic depression continues, so small farmer are unable to pay their revenue, ठीक है। अब क्या होता था, जो स्मॉल फार्मर्स रहते थे वो जो लैंडलॉर्ड रहते थे उसके लैंड के ऊपर क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। बट जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसके कारण जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उनका कल्टीवेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारा वहाँ क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। एंड देन जिसके कारण वो क्या नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। एंड वो चाहते थे कि जो भी उन्हें जिनका अनपेड रेंट है वो क्या कर दिया जाए, वो कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। दे वांट लैंडलॉर्ड कैंसिल दिया अनपेड रेंट, ठीक है। बट जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, उसने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ कांग्रेस बीच में फंस जाती थी, हम बोल सकते हैं एक तरह से कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसको रिच पीजन का भी सपोर्ट चाहिए, और अगर वो यहाँ पुअर पीजन का सपोर्ट करेगी नो रेंट कैंपेन के लिए तो वो एक तरह से किसके अगेंस्ट जाएगी, वो रिच पीजन के अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। इसलिए उनने क्या किया, यहाँ जो पुअर पीजेंट थे उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण जो रिलेशन था किसके बीच का, पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस के बीच का, वो क्या हो गया, रिमेन अनसर्टेन रहा, ठीक है। हम बोल सकते हैं वो इतना अच्छा रहा ही नहीं। जब वो इतना अच्छा नहीं रहा तो वो दोबारा जो पुअर पीजेंट थे उनने इनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट पे, वो है रिच पीजेंट, ठीक है। रिच पीजेंट, जैसे कि हम रिच पीजेंट की बात करूं तो पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट ऑफ
यूपी, ठीक है, वर एक्टिव एंड मूवमेंट, ठीक है। जो रिच पीजेंट थे उसमें से हम गुजरात के जो पाटीदार थे और यूपी के जो जट्स थे उनने मेनली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर। दे सफर्ड अ लॉट ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, ठीक है। इनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था, किसके पीछे, जो भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था और जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस में डिक्रीज हुआ था उसके लिए, ठीक है। अब उनकी इनकम क्या थी, जो थोड़ा बहुत कुछ होता तो ऑब्वियसली बात है रिच पीजेंट है उनके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा ही इफेक्ट आया था, जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, जिसके कारण उनकी जो इनकम थी दिन पे दिन कम होते होते डिसअपेयर होती गई, ठीक है। अब जो उनकी इनकम थी वो कम होती गई, कम होने के साथ साथ उनके साथ क्या हुआ आपका, दे वर नॉट एबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। जब उनके पास कोई इनकम ही नहीं रही तो वो कैसे पे करेंगे गवर्नमेंट को क्या, रेवेन्यू, ठीक है। तो उनका जो था मेन सपोर्ट करने का, सीडीएम को हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेट किया था उनने बॉयकॉट प्रोग्राम्स के अंदर। तो उनका मेन जो बोलना चाहिए फाइट थी स्वराज के लिए वो क्या थी कि जो उनका हाई रेवेन्यू है उसको क्या कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। जो कि हाई रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे हाई रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, उसको क्या कर सके, उसको हम कैंसिल कर सके, ठीक है। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन सीडीएम वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीन रिवाइज, ठीक है। और वो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे जब उन्हें पता चला था कि उनका जो रेवेन्यू रेट था उसको रिवाइज नहीं किया गया, उसको कम नहीं किया गया, एंड जो सीडीएम मूवमेंट चल रहा था उसको क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया, ठीक है। तो व्हेन मूवमेंट वाज रीस्टार्ट इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम में उनको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, उनने तो सब कुछ सपोर्ट किया, उसके बाद भी उन्हें कुछ, उनके हाथ में कुछ लगा ही नहीं, तो उन्हें जब सेकेंड टाइम रीस्टार्ट किया मूवमेंट, उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। आप ओवरऑल देखेंगे कि इन सबके अंदर एक ट्रस्ट का जो इशू था वही मेन था कि अब लोग बाग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। अब हम हमारे आते हैं थर्ड पार्टिसिपेंट के ऊपर जो था बिजनेस क्लास, ठीक है। आफ्टर दी वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, जो इनका आफ्टर वॉर जो चल रहा था उसके बाद जो उनका प्रॉफिट था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हद तक क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो मैक्सिमम टाइम जो इंपोर्ट करती थी फॉरेन गुड्स को और उसी को वो क्या करना चाहती थी, उसको ही वो सेल करना चाहती थी, ठीक है। तो इसलिए जो वहां के बिजनेसमैन थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे, वो क्या चाहते थे, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे, ठीक है, कि वो चाहते थे कि इतना ज्यादा गुड को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका गुड बाहर से आता था, इंपोर्ट किया जाता था, तो जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते थे, अपने गुड्स को क्या नहीं कर पाते थे, सेल नहीं कर पाते थे, ठीक है, जिसके कारण जो उनका प्रॉफिट में बहुत ज्यादा नुकसान होता था, रिड्यूस हो गया था उनका प्रॉफिट, ठीक है। दे फॉर्म इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन 1927, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती थी किसकी, बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी सीडीएम में उनको पार्टिसिपेट एंड ऑल करना था, तो जिसके रिगार्डिंग जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी वो क्या की जाती थी, यहाँ डिस्कस की जाती थी, ठीक है। तो उनने क्या किया था, फॉर्म किया था, दो एसोसिएशन फॉर्म किए थे, एक तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फाउंड किया था जो कि 1920 में हुआ था, एंड दूसरा किया था FICCI, ठीक है। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो कब फॉर्म किया था, ये 1927 के अंदर फॉर्म किया गया था। इनको जो लीड कर रहे थे वो दो मेन बड़े हम बोल सकते हैं प्रोमिनेंट हमारे बिजनेसमैन थे, एक का नाम था आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और दूसरे का नाम था जीडी बिरला, ओके। ये दो जो मेन लीडर बोल रही हूँ, सॉरी, जो बिजनेसमैन थे उनने इसको लीड किया था, ठीक है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, और यही जो वो लोग थे वो क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे, कैसे, फाइनेंशियली, ठीक है। जैसे कि हम अगर आज की भी बात करें, अगर हम करंट सिचुएशन की भी बात करें, तो अभी भी हमारे पॉलिटिक्स को कौन सपोर्ट करता है, ठीक है, मेन जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े वही सपोर्ट करते हैं। वैसे उस टाइम पे भी कौन सपोर्ट करता था, बिजनेसमैन ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि अब ये जो लड़ाई होती थी हमारी, ठीक है, मूवमेंट्स होते थे, उसमें भी क्या होता था, पैसा खर्च होता था, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें फाइनेंस कर सके।
And then for them Swaraj means no colonial restriction on business, trade and industry would longer exist. ठीक है, और इनके लिए यहाँ स्वराज का मीनिंग क्या था, उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे तो जो कॉलोनियल के रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, अब वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, वो अब स्टॉप कर दी जाएगी. ठीक है, बट यहाँ भी सेम वही हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो मूवमेंट था वो क्या कर लिया गया था, विड्रॉल कर लिया गया था, जिसके कारण जब ये मूवमेंट फिर से रीलॉन्च हुआ, उनने भी क्या कर दिया, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. ठीक है, अब हम हमारे आते हैं फोर्थ पार्टिसिपेंट पे, जो कि है इंडस्ट्रियल वर्कर. ठीक है, दे डिडंट पार्टिसिपेट इन CDM इन लार्ज नंबर. ठीक है, इन लोगों ने तो पहले से ही पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, एक्सेप्ट नागपुर. ठीक है, नागपुर जो रीजन है वहां से जरूर जो वर्कर्स थे उन लोगों ने सपोर्ट किया था, बट बाकी के जो वर्कर्स थे उन लोगों ने पहले से ही मना कर दिया था यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऑलरेडी क्या है, इस मूवमेंट के पास है या कांग्रेस लीडर्स के क्लोजर है, तो इसलिए जो वर्कर्स थे वो क्या होते थे, वो इस मूवमेंट से दूर ही रहते थे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो इंडस्ट्रियल और वर्कर्स है उन दोनों का खुद का ही आपस में नहीं बनती थी. क्यों नहीं बनती थी उन दोनों की खुद की आपस में? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स रहते थे उनका क्या रहता था, उनका जो भी मूवमेंट रहता वो इनके इंडस्ट्रियल के खिलाफ ही रहता था. ठीक है, तो जब दो जने ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट है तो वो एक पार्टी के अंदर कैसे आ सकते हैं. ठीक है, दोज हु पार्टिसिपेटेड अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीज प्रोग्राम लाइक बाइकॉट फॉरेन गुड स्ट्रिक बाय रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स. ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया था, जो गांधी जी का आइडिया था उसको सपोर्ट किया था. ठीक है, जिसके अंदर क्या था, बाइकॉट करना फॉरेन गुड्स को. ठीक है, और जो रेलवे वर्कर एंड डॉग वर्कर थे, ठीक है, रेलवे वर्कर मतलब कि जो रेलवे के साइड रहते हैं, डॉग वर्कर आपके शिप में के इधर रहते हैं, वो उन लोगों ने क्या कर दिया, वो सब स्ट्राइक पे चले गए थे. ठीक है, देयर ऑन मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग ऑलरेडी, इनके जो मूवमेंट्स रहते थे वो किसके अगेंस्ट रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट रहते थे. क्यों? क्योंकि इनका जो मूवमेंट था, जो उनको लो वेजेस मिलती थी उसके अगेंस्ट था. साथ के साथ में उनको सैलरी तो कम प्रोवाइड की जाती थी, साथ के साथ में जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी वो भी क्या थी सॉरी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. एंड हेयर ऑल्सो कांग्रेस डिडंट सपोर्ट टू द डिमांड ऑफ वर्कर्स. और इधर भी जो कांग्रेस थी वो क्या नहीं कर पाई, इन वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो इनको सपोर्ट करती तो कांग्रेस किसके अगेंस्ट चली जाती, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट चली जाती. अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट चली जाती तो उन्हें फाइनेंस कौन करता. ठीक है ना, अब इसके अंदर जो आपके लास्ट पार्टिसिपेंट थे वो थे वुमेन. ठीक है, एक और डिफरेंस है हमारा, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर वुमेन का अभी तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं था. ठीक है, अब यहां से हमारा क्या होता है, वुमेन्स का भी वुमेन का भी हमारा जो होता है पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो विमेन थी आपके, उनने बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, हम बोल सकते हैं लार्ज स्केल पे क्या किया था, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था. ठीक है, दे प्रैक्टिस इट. अब इनने क्या किया था, कहाँ किया, एक तो उन्हें प्रोटेस्ट के अंदर या हम डेमोन्स्ट्रेशन होता था, मूवमेंट्स होता था, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. साथ के साथ में उनने भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल के जो रूल थे उसको भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया सॉल्ट को. साथ के साथ में उन्हें पिकेट फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप. ठीक है, जो भी लिकर शॉप थी आपकी या फॉरेन क्लॉथ थे, उनके सामने क्या करना स्टार्ट कर दिया, धरना देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी जो विमेन थी उनको क्या करना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा. दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ नेशन स्केयर्ड ड्यूटी ऑफ वुमेन. ठीक है, अब यहाँ उनका क्या सोचना था, दे बिगेन टू सी, यहाँ वो कैसे देख रही थी, वो देख रही थी जो नेशन है वो एक तरह से क्या है, सर्विस है. ठीक है, सर्विस है, और या बोल सकते हैं कि वो जो क्या है, एक तरह से वुमेन की ड्यूटी है. ठीक है, उसको सर्व करना. ठीक है, नाउ अब ये तो उनका सोचना था, बट यहाँ भी जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं गांधी जी का यहाँ क्या सोचना था, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द ड्यूटी ऑफ women टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क एंड बी गुड मदर एंड वाइफ. ठीक है, उन्हें ये लगता था जो कि विमेन से उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सिर्फ डोमेस्टिक वर्क को देखना चाहिए और उन्हें एक अच्छी मदर एंड वाइफ बनना चाहिए. ठीक है, और पूरे घर का ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन्स टू होल्ड एनी पोजीशन. ठीक है, जिसके कारण बहुत लंबे टाइम तक कोई भी पोजीशन नहीं दी गई थी उनको कांग्रेस के अंदर.
ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक उन्हें कोई भी पोजीशन नहीं दी गई थी, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ women टू होल्ड एनी पोजीशन, ठीक है, एंड इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबलिक रिप्रेजेंट्स, ठीक है। वो एक तरह से क्या बन गई थी, सिर्फ एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बन गई थी, ठीक है। तो ये तो हमने देखा आपका कि कैसे पार्टिसिपेंट ने मूवमेंट्स को देखा, एंड जो हमारा फिर से रिलॉन्च किया गया था सीडीएम वो इतना सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम गई थी वो क्या गई थी आपकी, कि जो अब जो सबकी पहले डिमांड्स थी वो किसी की भी फुलफिल नहीं हो पाई थी, किसी को लगा ही नहीं था कि उनको पार्टिसिपेट करने से कोई भी बेनिफिट हो रहा है। तो उनने क्या किया, उनका एक ट्रस्ट इशू जो था वो डेवलप हो गया था, ठीक है। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस के ऊपर, इसलिए फिर से लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, ये जब सेकेंड टाइम आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे क्या वो लिमिटेशन थी जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था वो इतने अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो जो इसके अंदर है उसके आपके क्या है, बोलना चाहिए आपके 3 फैक्टर्स है, ठीक है। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो पोजीशन ऑफ दलित, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में क्या थे, क्लैशेस थे, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर हम एक तरह से अगर इन शॉर्ट हम बोले तो यहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही थी, ये यहाँ किस चीज का इशू था, एक तरह से यहाँ कास्टिज्म का इशू था, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या हुआ, इनिशियली कांग्रेस इग्नोर द दलित बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। Here what happened, जो कांग्रेस थी वो उसने इनिशियली जो हमारा बोलना चाहिए अनटचेबल्स थे या जो दलित थे उनको सपोर्ट किया ही नहीं, ठीक है, उनको इग्नोर किया, ठीक है। सिर्फ जो कांग्रेस में जो गांधी जी थे वो ही इन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने के लिए सपोर्ट भी किया, साथ के साथ उनने हम बोल सकते हैं कि एक सत्याग्रह मूवमेंट को, जो सत्याग्रह था उसको ऑर्गेनाइज भी किया, जिसके कारण जो उनकी प्रॉब्लम्स है या हम बोल सकते हैं जो उनकी सोशल कंडीशंस है उसको क्या करा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो बट महात्मा गांधी डिड अ लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दलित इन सोसाइटी, ठीक है। एंड एज वेल एज ये जो गांधी जी थे वो दलित को हरिजन बोलते थे, द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरिजन कौन बोलता था या हरिजन का मीनिंग क्या होता है आपका, ठीक है। गांधी जी डिक्लेयर दैट विदाउट रिमूविंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी स्वराज कुड नॉट बी अचीव, ठीक है। गांधी जी का यहाँ कहना क्या था, गांधी जी का कहना ये था कि जब तक हम जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया, जिसके कारण जो दलित थे, ठीक है, हमारे जो दलित थे उनको क्या मिल सके, उनको एंट्री मिल सके टेंपल के अंदर, और साथ के साथ उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, किसके लिए, पब्लिक वेल, रोड एंड स्कूल। जैसे कि आपको पता है जब हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा क्या होता था, एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ कास्टिज्म चलता था, ठीक है, कास्ट सिस्टम चलता था, जिसके कास्ट सिस्टम के उधर क्या होता था कि आपकी कास्ट डिवाइडेड रहती थी। जो आपके दलित रहते हैं उन लोगों को क्या किया जाता था, उनके लिए हर चीज डिफरेंट होती थी, उनको टेंपल में एंट्री मना थी, ठीक है। उनका जो वेल होता था वो भी क्या होता था, आपका जो कुआं होता था पानी भरने का वो भी अलग उनका गांव के बाहर हुआ करता था। जो प्रॉपर जो एक वेल होता है उस गांव का, उसको उनको छूना तक अलाउ नहीं था, वो रोड पे नहीं चल सकते थे, वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजें उनको करना मना थी, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इन सब चीजों के लिए कि जो दलित थे उनको एंट्री मिले टेंपल्स के अंदर, साथ के साथ उन्हें एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, किसके लिए, पब्लिक वेल, रोड एंड स्कूल्स के लिए, ठीक है। इसके लिए उन्हें सत्याग्रह क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं दे डिमांड, ये सब तो किया, बट उसके बाद भी, ये तो गांधी जी ने किया, बट इसके बाद भी बहुत सारे दलित लीडर्स ऐसे थे जो कि उन्हें लगता था वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। उन्हें लगता था कि उन्हें और दूसरा सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, किसके लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो मैनी दलित लीडर्स वांट अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, ठीक है। दे डिमांड अ रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित, ठीक है। इनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी कि उन्हें एक रिजर्व सीट प्रोवाइड की जाए, किसके अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एज वेल एज उनको क्या किया जाए, सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया जाए दलित के लिए, ठीक है। बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज, ठीक है। उन्हें ये लगता था ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आएगा, ठीक है, जो उनको ये पावर्स मिलेगी जिसके कारण क्या होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम है,
ठीक है। किस कौन सी प्रॉब्लम है? सोशल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए दलित पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वाज लिमिटेड। इसलिए जो दलित का पार्टिसिपेंट था, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, वो उनको इग्नोर करती थी। क्यों इग्नोर करती थी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर वो इनका सपोर्ट करेगी तो जो आपके कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं वो क्या चले जाएंगे, वो उनसे अपसेट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जिसके कारण इतनी सारी चीजों के कारण जो दलित थे उन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, किया था तो बहुत कम मात्रा में किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लैशेस बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी, ठीक है। वैसे तो जो बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी थे वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और साथ के साथ में उनके बहुत सारे व्यूज मिलते भी थे, बट कुछ चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर इन लोगों के क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं वो क्या क्या थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दी दलित इन दी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, ठीक है। बी आर का फुल फॉर्म होता है आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनने क्या किया था, उन्हें ऑर्गेनाइज की थी एक एसोसिएशन जिसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, और ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 1931, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन थी उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था और कब किया था, ठीक है। ही क्लैश विथ महात्मा गांधी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित, ठीक है। जो इनका जो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी थे उनके बीच में जो क्लैशेस थे वो किसको लेके थे? जो सेकंड राउंड टेबल हुआ था उसमें जो इशू था वो मेन था कि ये चाहते थे कि इनको दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरल क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। एंड व्हेन ब्रिटिशर गवर्नमेंट ग्रांटेड अंबेडकर डिमांड गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। जैसे ही जो ये आपके अंबेडकर जी थे इनने अपनी डिमांड रखी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए? दलित के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ग्रांट को क्या कर लिया, परमिशन भी दे दी। देन उसके बाद गांधी जी इसके खिलाफ थे और गांधी जी ने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने फास्ट रखना स्टार्ट किया, मतलब वो हड़ताल पे चले गए, तो जो अंबेडकर जी थे उनको क्या करना पड़ा, उनको गांधी जी की जो बात थी उसको मानना पड़ा, ठीक है। गांधी जी की बात को मानना पड़ा। फाइनली अंबेडकर हैड टू एक्सेप्ट गांधी जी पोजीशन, और जो उसका रिजल्ट था वो क्या निकला, जो पूना पैक्ट था वो इन दोनों के बीच में साइन हुआ। किसके बीच में साइन हुआ? गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? जो पूना पैक्ट था वो आपका गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में साइन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? सितंबर 1932 में, ठीक है। तो इट मेड पूना पैक्ट प्रोविजन दैट रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि आपको रिजर्व सीट तो प्रोवाइड की जाएगी, किसको की जाएगी? डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, जिसका हमने बाद में नाम दे दिया एसएसटी एंड एसएससी, ठीक है। तो क्या था इसका नाम आपका? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड क्लासेस, ठीक है। ये आपके इनके नाम थे। अब ये जो इनको प्रोवाइड कर दिया गया, इनको क्या कर दिया गया? रिजर्व सीट दे दी गई प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बट जो वोटिंग थी वो बोला गया वो जनरल इलेक्टोरल के थ्रू ही होगी, उन्हें अलग से नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये जो मेन कंसर्न था वो क्या था, वो इसके अंदर रखा गया। मेन प्रोविजन जो था पूना पैक्ट का वो यही था कि डिप्रेस क्लास को रिजर्व सीट प्रोवाइड की जाएगी प्रोविंशियल एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरेट के कारण ही के थ्रू ही होगी, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो लिमिटेशन में थे आपके, एक तो हमारा कास्ट इशू आ रहा था, ठीक है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास का। एंड देन हमने ये भी देख लिया कि कैसे आपके बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में क्लैशेस हुए, या फिर हम बोल सकते हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स हुए। एंड देन इसके बाद आपका जो इश्यूज था वो हमारा रिलीजन के ऊपर भी इश्यूज था, ठीक है। कैसा रिलीजियस इशू था? हिंदू एंड मुस्लिम के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में कौन कौन से इश्यूज हुए, ठीक है। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट वाज लिमिटेड, जो कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था वो भी इसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। Because after the decline, the non-cooperation and Khilafat movement, a large section of Muslim become alienated from कांग्रेस, ठीक है। क्या हुआ था? जैसे ही हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और उसको वापस ले लिए गए थे, हम बोल सकते हैं डिक्लाइन हुआ था, तो उस टाइम से जो मुस्लिम लोग थे वो क्या करने लगे थे, उन्हें लगने लगा था कि वो एलिनेटेड है, ठीक है। एलिनेटेड का मतलब होता है उन्हें मतलब पराया समझा जा रहा है, या फिर वो अपने आप को अलग अलग समझने लगे थे, ठीक है। देन क्या हुआ?
उसके बाद फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस वाज मोर विजिबल एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजन ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। ठीक है, जो कांग्रेस थी वो उस टाइम पे ज्यादा किसके हम बोल सकते हैं ज्यादा क्या विजिबल हो रहा था उसके अंदर, वो मैक्सिमम विजिबल क्या हो रहा था कि वो हिंदू महासभा ज्यादा है। ठीक है, हिंदू महासभा ज्यादा है मतलब कि वहां उधर हिंदू का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ठीक है, हिंदू का पार्टिसिपेंट ज्यादा है, उनको ये दिख रहा था, जिसके कारण जो रिलेशन था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वॉस। ठीक है, तो जैसे ही ये सारी चीजें होने लगी, जब कांग्रेस को जो मुस्लिम थे उनको लगने लगा कि हमें है ना मतलब अपना नहीं समझा जा रहा है, या फिर उन्हें लगने लगा वो अलग अलग फील करने लगे, एंड देन उसके बाद जो कांग्रेस थी वो एक तरह से उसके अंदर हिंदू रिलीजन वाले ज्यादा होते गए, जिसके कारण जो रिलेशन उनके बीच का था, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच का था, वो क्या होने लगा, दिन पे दिन वर्स होने लगा। ठीक है, वर्स कैसे होने लगा कि धीरे धीरे फिर है ना वहां दंगे एंड ऑल, बहुत सारी लड़ाइयां एंड ऑल भी वहां हुई। ठीक है, देन ये सारी चीजें हो रही थी जब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे एक तरह से हम बोल सकते हैं खतरा मंडरा रहा था, या फिर उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो जिसके कारण जो कांग्रेस के लीडर थे और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्हें नेगोशिएट करने की कोशिश की, रीनेगोशिएट करने की कोशिश की और एक अलायंसेस को तैयार किया। ठीक है, हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की, मतलब हम कह सकते हैं कि उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। जैसे कि हमें पता है जो मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनने क्या किया, जैसे कि उनका पहले जो डिमांड थी, उनकी पहली डिमांड क्या थी, ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर मुस्लिम। ठीक है, पहले उनने डिमांड रखी थी कि वो सेपरेट इलेक्ट्रोल चाहते थे, किसके लिए, मुस्लिम के, लेकिन अब उनने क्या करा, अब उनने की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनने अब इस जो उनकी डिमांड थी उसको क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। अब वो क्या चाहते थे, अब वो चाहते थे कि ही वांट अ रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेशन इन द पोर्शन ऑफ द पॉल्यूशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जैसे कि बंगाल एंड पंजाब। ठीक है, एक तो वो रिजर्व सीट चाहते थे मुस्लिम के लिए, कहाँ, सेंट्रल में तो चाहते थे, साथ के साथ में वो उस एरिया में भी चाहते थे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मतलब कि जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा हो। ठीक है, बट उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक और कॉन्फ्रेंस चल रहा था आपका 1928 के अंदर, जहां जो हिंदू महासभा के मेन लीडर थे MR जेकार, उनने क्या करा, उनने स्पेशली स्ट्रांगली अपोज किया इस कॉम्प्रोमाइज का, या हम बोल सकते हैं उनके इस डिमांड का, जिसके कारण अब उनकी जो डिमांड थी अब उसका क्या कर दिया गया, अपोज कर दिया गया। उसका अपोज करने के बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीडर्स थे वो अपनी आइडेंटिटी को लेके क्या होने लगे, कंसर्न होने लगे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा जो कंट्री है वो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, जो मुस्लिम है उन्हें आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये उनकी यहाँ बोलना चाहिए एक तरह से उनकी फीलिंग्स आ गई थी। ठीक है, तो मैनी मुस्लिम लीडर वर कंसर्न अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम इन द हिंदू मेजोरिटी कंट्री। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, लिमिटेशन थे। ठीक है, एक तो जो दलित लोग थे, या हम बोल सकते हैं आपके लोअर क्लास वाले थे, उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, किसने, कांग्रेस ने। एंड देन उसके बाद जो आपके व्यूज में डिफरेंट आने लगे, किसके, अंबेडकर एंड गांधी जी के, एंड साथ के साथ में आपके किसके ऊपर, रिलीजियस इशू के ऊपर भी क्या है, डिफरेंसेस आए। ठीक है ना, अब हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, तो हम देखते हैं जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था वो हमारा कैसे डेवलप हुआ या कैसे डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा यूनाइटेड स्ट्रगल। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके अंदर अगर हमने सब लोगों ने मिलके यूनाइटेड होकर स्ट्रगल किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसका ये भी एक तरह से हमारा मतलब जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है उसके लिए हमारा क्या हुआ, हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो द मेजर इनपुट factor responsible for creating a sense of nationalism among Indian was a united struggle against the Britishers। ठीक है, नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि किसी एक नेशन के लिए अपनी फीलिंग्स रखना, हम सबको एक समझना। ठीक है, यूनिटी रखना एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियन वॉज अ यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो हमने सबने मिलकर एक तरह से स्ट्रगल किया था वो हमारा एक सबसे ज्यादा मेन फैक्टर बना इसका। फिर इसके बाद क्या हुआ
नहीं, दूसरा जो फैक्टर था वो था आपका नेशन डिपिक्ट इन दी इमेजेस, ठीक है। जो नेशन को हम क्या करने लगे, इमेज के अंदर डिपिक्ट करने लगे, ठीक है, इमेज के थ्रू बताने लगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी जो इंडियन लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, ठीक है। मदर ऑफ नेशन या मदर ऑफ लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या था, द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज सिंबलाइज इन द फिगर ऑन इन विच द पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था कि हमने एक फिगर के थ्रू, ठीक है, एक पेंटिंग हम बोल सकते हैं, जो आपका फिगर होता है या पेंटिंग होती है उसके थ्रू हमने क्या करने लगे थे, हम लोग क्या करने लगे थे, नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे, ठीक है, हम हमारे नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे थे, ठीक है। नाउ द इमेज ऑफ भारत माता वाज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदरलैंड। जो आपकी भारत माता की इमेज था वो क्या था, एक तरह से आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, किसका, मदरलैंड का। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो आपकी जो फर्स्ट इमेज बनाई थी वो किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उनने इसको क्या बनाया था, बनाया गया था, फर्स्ट इमेज इनके थ्रू क्रिएट की गई थी। एंड इन 1870 ही रोट वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग, ठीक है। अब इनने क्या किया था, इसके बाद इनने एक सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, जो किसके थ्रू लिखा गया था, बंकिम जी के थ्रू लिखा गया था, ठीक है। एंड देन ये जो आपका, सॉरी मैंने यहाँ फ्लैग लिख दिया, सॉन्ग था ये आपका लिखा गया था। और ये सॉन्ग लिखने के बाद में क्या हुआ, एक आपकी नोवेल हुआ करती थी, उसके अंदर एक बुक के अंदर क्या करा गया, ये आनंद मत करके एक आपकी बुक थी जिसके अंदर इसको क्या किया गया, रखा गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो वंदे मातरम था वो किसने बनाया था, आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। एंड लिखने के बाद इसको क्या किया गया, इसको इंक्लूड किया गया, किसके अंदर इंक्लूड किया गया आपका, ये आपका इंक्लूड किया गया एक बुक थी जिसका नाम था आनंद मत, ठीक है। वॉज सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। और फिर साथ के साथ में इस सॉन्ग को गाया गया, कहाँ गाया गया, बंगाल के अंदर, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वहां। द डिफरेंट आर्टिस्ट पोर्ट्रेट द इमेज ऑफ भारत माता इन देयर ओन वे। और फिर उसके बाद इनने तो बनाई थी हमारी फर्स्ट इमेज, इसके बाद जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे वो भी क्या करने लगे, भारत माता की अपने ओन वे में क्या करने लगे, इमेजेस बनाने लगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर दी गई है, एक एस्थेटिक फॉर्म में दी गई है। एस्थेटिक फॉर्म का मीनिंग होता है आपका कि मतलब संत महात्मा जैसी दिखने वाली देवी, ठीक है। तो उसके अंदर उनने क्या बताया गया है, ये जो आपकी बताई गई थी फेमस आर्टिस्ट जो अविंद्रनाथ टैगोर है, उनने किया गया था, उनने भारत माता की बोल सकते हैं पेंटिंग बनाई थी, जिसके अंदर उनने फीचर्स बताए थे कि वो क्या एस्थेटिक फिगर है, मतलब कि एक तरह से वो संत महात्मा जैसी। एंड शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। वो कैसी है, वो काम है, एकदम शांत है, कंपोज है, डिवाइन है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से भगवान जैसी है। एंड साथ के साथ में क्या है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये सारी चीजों का, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स उनने उस पेंटिंग के अंदर बताए थे, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर इट डिफरेंट पेंटर गिव मैनी डिफरेंट इमेजेस ऑफ द भारत माता, ठीक है। इसके बाद भी जो डिफरेंट पेंटर्स थे उनने अलग अलग क्या दिया, अलग अलग फीचर्स या अलग अलग इमेजेस बनाई उनके, ठीक है। जिसके अंदर किसी, जैसे कि फर्स्ट टाइम तो उन्हें एक एस्थेटिक के फॉर्म में बता दिया गया था, इसके बाद जो बाकी का बताया गया तो उनके क्या लॉयन उसके साथ बताया गया, जिसके कारण जैसे कि लॉयन है आपका, लॉयन क्या बताता है, एक तरह से लॉयन बताता है आपका कि कितना पावरफुल है, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है अब दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। एज वेल हम देखेंगे इनको कितना रिच लुक दिया गया है, मतलब प्रॉपर पूरा उन्हें बोलना चाहिए गोल्ड लाइन पहनाया गया है। वो क्या बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि हमारा जो इंडिया है कितना प्रॉस्पेरस है, ठीक है, कितना ज्यादा सुखी या समृद्ध है, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ बताया गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे इंडियंस थे उनके अंदर भी हमारी जो कंट्री है उसके लिए क्या हो रही थी, फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, ठीक है। अब ये दो तो रोल प्ले कर ही रहे थे आपके, एक तो हमारा जो हमने स्ट्रगल किया था एक साथ मिलके वो, और साथ के साथ हमने जो इमेजेस का मेन देखा था कि हमने कैसे नेशन को डिपिक्ट किया इमेज के अंदर। इसके बाद भी आपके जो इंडियन फोकलोर होते हैं उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि जो लोक नृत्य होते हैं आपके या जो सॉन्ग्स होते हैं एरिया के वो, ठीक है। मेनी नेशनलिस्ट लीडर टुक अ हेल्प ऑफ फोक टेल टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स जो थे उनने क्या किया, हेल्प लिया किसकी, फोक टेल की, ठीक है। फोक टेल का मतलब होता है आपके वहां के लोग के उस एरिया की क्या कोई भी कहानियां उसको सॉन्ग के रूप में
जगह जगह सुनाया गया और जिसके कारण क्या हुआ, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। इट वॉज बिलीव द फोक टेल रिवील द ट्रूथ पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। ठीक है, उनको ये लगता था कि जो हम ये फोक टेल सुनाएंगे तो जिसके कारण जो हमारा ट्रेडिशनल है, कल्चर है इंडिया का, वो क्या होगा, ट्रूली हम रिवील कर पाएंगे। ठीक है, हम अच्छे से बता पाएंगे कहानी के थ्रू। ठीक है, इन लेट 19th century India nationalists began recording folk tale song by bard and they toured village to gather folk song and legend। फिर क्या हुआ, इन लेट 19th century जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे उनने क्या करा, जो फोक टेल थी उसको क्या करा, स्टार्ट करा, क्या करना, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा और उनको एक पोयम, ठीक है, बार्ड मतलब हम बोल सकते हैं कवि या पोयम, कविता टाइप के, उसके अंदर गाना उनने उसको स्टार्ट किया। एंड देन क्या हुआ, वो जगह जगह जो टूर, विलेज के टूर किए और जिसके थ्रू क्या हुआ, आपका नेशनलिज्म की भावना एक तरह से क्या हुई, डेवलप होती गई। ठीक है, तो इन लेट 19th century इंडियन नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड। ठीक है, जो भी वहां के लेजेंड्स थे या जो हीरो थे एक तरह से हम बोल सकते हैं आपके, उनको क्या, कौन सी हीरो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये बॉलीवुड हीरो एंड ऑल। ठीक है, जो हमारे नेशनल हीरो थे उनके बारे में उन्हें बताना है, उनके बारे में कहानियां बताना सॉन्ग के थ्रू क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, दिस वाज डन टू प्रमोट द ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द वेस्टर्न पावर। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, आपका जो हमारा वेस्टर्न पावर के थ्रू जो हमारा कल्चर था, ठीक है, जो हमारा कल्चरल था या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल था, उसको क्या कर दिया गया था, डैमेज कर दिया गया था। तो वो क्या चाहते थे, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है हम उसको क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। ठीक है, फिर से हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है हम उसको क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट की। ठीक है, उन्हें लगता था कि ये जो फोक सॉन्ग सुनाएंगे या फिर कहानियां बताएंगे जिसके थ्रू जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है वो क्या होगा, लोगों के बीच तक पहुंचेगा। इन बंगाली Rabindranath Tagore start collecting ballads, nurturing rhyme and myth and lead the movement for the revival of folk culture। ठीक है, और हम बंगाल की साइड देखें, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनने बहुत सारी चीजें करना, बहुत सारी पोएम्स, नर्सरी राइम्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें उनने बनाई और क्या किया, एक तरह से जो मूवमेंट था, मूवमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ फोक कल्चर। ठीक है, एक तरह से जो हमारा मूवमेंट था वो क्या हुआ, रिवाइवल हुआ, किसके इधर, फोक कल्चर के इधर। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारा बहुत बड़ा रोल था फोक कल्चर का भी। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ था वो था नेशनल फ्लैग, आइकन एंड सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको एक आइकन या सिंबल बनाया गया। ठीक है, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर यूज डिफरेंट आइकन एंड सिंबल फॉर यूनिफाई पीपल फॉर स्ट्रगल सच एज नेशनल फ्लैग। ठीक है, जैसे कि जो नेशनल मूवमेंट हमारा दिन पे दिन डेवलप होता गया, तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनने क्या किया, स्टार्ट किया यूज करना डिफरेंट आइकन एंड सिंबल को, जिसके कारण वो क्या कर सके, पीपल को यूनिफाई कर सके। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रगल के लिए, कि हम बोल सके नहीं हमें हमारे झंडे के लिए, हमारे फ्लैग के लिए लड़ना है। ठीक है, जैसे कि आज नहीं होता, जैसे हम मूवियों में देखते हैं कि कहीं भी लड़ाई होती तो नहीं, हमारा फ्लैग नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमारा फ्लैग ऊपर रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो वो क्या एक तरह से सिंपल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा उसके लिए क्या है, एक तरह से रिस्पेक्ट है कि ये हमारे देश का झंडा है। ठीक है, हमारे कंट्री का फ्लैग है, हम उसको कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, द नेशनल फ्लैग विच वी सी टुडे हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस। ठीक है, अभी जो हम लेटेस्ट अगर हम बात करें, अभी जो हम हमारा फ्लैग देखते हैं वो एकदम से ऐसा फ्लैग नहीं था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग आते गए और फाइनली में हम एक तरह से बोल सकते हैं उसने बहुत सारे स्टेजेस को पार किया एंड देन फाइनली जाके वो ये प्रिपेयर हुआ, ये बना। ठीक है, द ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो वॉज यूज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तब भी हमारे ट्राई कलर का ही फ्लैग था, लेकिन उस टाइम पे कौन कौन से कलर थे, रेड ग्रीन एंड येलो कलर थे। ठीक है, देयर वर 8 लोटस ऑन इट दैट डिपिक्ट द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और साथ के साथ उनने उस फ्लैग के ऊपर क्या किया था, 8 लोटस बना के रखे थे कि जिसके कारण वो क्या कर सके, पूरे जो हमारे प्रोविंसेस है ब्रिटिश के, वो क्या कर सके, उसको डिपिक्ट कर सके। ठीक है, मतलब किसी को भी ये ना लगे कि हमें छोड़ दिया या हमें इसके अंदर शामिल नहीं करा जा रहा है। ठीक है, किसी को भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्हें सारे के सारे, इसलिए 8 हमारे प्रोविंसेस थे, उन्हें 8 के 8 लोटस उस
बोलना चाहिए हमारे फ्लैग के ऊपर बना है, ठीक है। देयर वॉज अ क्रीसेंट मून ऑन द फ्लैग विच रिप्रेजेंट हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्रीसेंट मून भी बनाया गया जो क्या डिपिक्ट कर रहा था, जो बता रहा था हिंदू एंड मुस्लिम के बारे में। मतलब कि एक तरह से उसका ये मतलब था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक ही है, वो इंडियन से, वो लोग अलग अलग नहीं है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अ ट्राई कलर रेड ग्रीन व्हाइट एंड देयर वॉज अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। फिर उसके बाद जो एक और आपका क्या बोलना चाहिए फ्लैग लाया गया, जो कि किसने बनाया था, इसको बनाया था गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने बनाया था 1921 में, जिसका नाम था स्वराज फ्लैग, जिसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, अंदर इसके अंदर उनने एक स्पिनिंग व्हील रखा था, ठीक है। जिसका मतलब क्या था कि हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ हेल्प इसका मीनिंग था, क्योंकि गांधी जी का कहना यह था जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे हम हमारी कंट्री को क्या नहीं कर सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें स्वराज नहीं मिल सकता, ठीक है। ये तो था इसका मीनिंग। आपका नेशनल फ्लैग को कैसे सिंबल किया गया, किसने क्या क्या मीनिंग समझे हो, किस हिसाब से उसको बनाया गया, ठीक है। और आज हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किन किन स्टेज से होके गुजरा है, ठीक है। अब फिर हमारा था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। द ब्रिटिशर्स सॉ दैट इंडियन एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका मानना ये था जो इंडियंस है वो एक तरह से पढ़े लिखे नहीं है, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, जिसके कारण वो खुद की गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं। मैनी इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर हैड गिवन अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जिसके कारण बहुत सारे इंडियंस जो था उनका मानना ये था जो ब्रिटिश है उसने जो इंडियन के हिस्ट्री उसको क्या करा है, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करा है उसका, ठीक है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करा है। नाउ इंडियन स्टार्ट राइटिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द पोस्ट व्हेन आर्ट, एग्रीकल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिस्ड इन दी नेशन, ठीक है। उसके बाद जो इंडियंस थे उनने क्या करना स्टार्ट किया, जिसमें इंडियंस को अचीवमेंट मिली थी उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया, भले वो एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रिलीजन हो, लॉ हो, जिसमें भी उनको अचीवमेंट मिली थी उसके बारे में लिखना स्टार्ट करा, और जो हमारे नेशन था उसको क्या करा, फ्लोरिश करा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर के बारे में, ओके। जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में आपका क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा था आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या किया था, मूवमेंट किया था। एंड देन हमने हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट देखा, और जो आपके इस चैप्टर की लास्ट एक तरह से बोलना चाहिए यूनिट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा आपको लगता है किसी भी टॉपिक के अंदर आपको क्या है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसके अंदर मैं आपका क्या करूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगी, ओके। सो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज like, comment, share, and if you are new in my channel so please subscribe it and press the bell icon for the notification, ठीक है। जो भी मैं अपने नए वीडियोस डालूंगी तो जिसके कारण क्या होंगे, आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड आप उसके लिए प्रिपेयर होगे। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।